हनी ने धन का मैसेज देखकर खड़े होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई मान गए। उसने जोर से नारा लगाया और माहीन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और भंगला डालना शुरू हो गया। नातिया बेगम निजरत बेगम का तो मानो ईद का चांद ही नजर आ गया। खुशी से उनकी आंखें भीग गई थी। शुमाइला बेगम खुद बेपनाह खुश थी। हनी और माही दोनों का आज यूनी का फर्स्ट डे था, लेकिन इस्माइल साहिब की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों का ही मिस हो गया। दारम और हदीद एयरपोर्ट पर उतरे। दारम इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट में था, जबकि कोट को बाजुओं पर डाला हुआ था। सफेद रंगत ग्रे आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए 6 फुट से निकलता हुए कद बेहदूद वजीहा लग रहा था, जबकि हदीद काली हड्डी पहने हुआ था और सफेद जीन्स में जोड़ा चौड़ा सीना फूले हुए मसल सफेद रंगत पर हल्की हल्की दाढ़ी दराज का। दोनों एक साथ कदम उठाते हर किसी को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहे थे। हदीद के चेहरे की संजीदगी जो उसे मजीद वजीहा बना रही थी, हर लड़की के दिल की धड़कन बढ़ाने पर मजबूर कर रही थी। उन्हें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा जब सामने ही हनी खुशी से अपना हाथ हिलाता हुआ नजर आया। उसे देखकर दारम और हदीद दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हनी बच्चों की तरह भागता हुआ आया और दोनों को एक साथ गले लगाया। ओह, मैंने आप दोनों को बेहद मिस किया। हनी ने अपनी खुशी को बयान करने लगा जब हदीद ने हल्की सी स्माइल पास करते हुए उसके बाल बिगाड़े और आगे बढ़ गया। हनी, तुम तो बिल्कुल मेरे जितने हो गए हो। दारम ने उसके साथ आगे बढ़ते उसके लंबे कद पर चोट की। वो उनसे काफी साल छोटा था, लेकिन कद में दोनों के बराबर था। बस भाई बड़ा हो गया हूं ना, इसलिए हनी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा और तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। जब बिल्कुल पास से एक ब्लैक मर्सिडीज गुजरी और इन 13 सालों में पहली मर्तबा हदीद शाह का दिल अलग है ले में धड़का। हदीद ने शीशा खोल के गैर इरादी तौर पर पीछे मुड़ के देखा, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। हदीद पूरे 13 साल बाद अपने घर के सामने खड़ा था। जानू की हल्की सी खिलखिलाहटें उसके कानों में गूंजने लगी। जब सामने से वो खिलखिलाती हुई गुजरी, हदीद ने जब से आंखें बंद की। बस इसीलिए वो नहीं आना चाहता था। उसने कच्ची उम्र में इश्क किया था जो अब उसके लिए जानलेवा बन रहा था, लेकिन यह सब उसके बस में नहीं था। उसने गेट के अंदर कदम रखा तो हर तरफ उसे जानू नजर आने लगी। अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगी। यहाँ वो बेबस हुआ था, तभी सामने से निदरत दादिया और शुमाइला बेगम आती नजर आई। दोनों के इस्तकबाल के लिए अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था, जो उसे एक आंख नहीं भाया, लेकिन वो उनकी मोहब्बतों के सामने अपने आप पर कंट्रोल करने पर मजबूर था। उसे पता था उसे झूठ बोलकर बुलाया गया है, लेकिन फिलहाल उसका ये टॉपिक छेड़ने का कोई मूड नहीं था। नादिया बेगम का तो बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे को एक मिनट भी अपनी आंखों से दूर न जाने दे। यही हाल निदरत बेगम का था, जो कब से दारम के कंधे से लगी रोई जा रही थी, जबकि दारम की नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो अभी तक सामने नहीं आई थी। मामा, मैं थक गया हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अदीत को इस माहौल से घुटन होने लगी थी, इसलिए नादिया बेगम से बोलकर ऊपर चला आया, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले किचन में आया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं यही लग रहा था कि उसकी प्यारी बहन किचन में ही होगी। उसके अंदाज़े के मुताबिक माहीन किचन में ही थी। वो धड़ाधड़ कुछ पका रही थी। आहट पर मुड़कर हदीद को देखा और बेयकीनी से चीखते हुए उसके गले लगी। हदीद ने भी बेपनाह मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और उसी लिए लाउंज में, जहाँ कोई भी नहीं था, पूरे 1 घंटे तक वो मोहब्बत से उसे के शिकवे सुनते रहा। फिर माहीन ने खुद उसके थकन का ख्याल करते हुए उसे रूम में भेज दिया, जबकि वो अपने रूम में आने के बजाय सीधा जन्नत के रूम की तरफ बढ़ा। अपनी पॉकेट से चाबी निकाली और जानू के कमरे का दरवाजा खोला। वो वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया। बस कमरे में धूल मिट्टी जमी हुई थी। हादी ने एक तरफ अपना बैग रखा और कमरे को लॉक करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर चीज को साफ करने लगा। शाम से रात हो गई थी, लेकिन मजाल है जो माहीन एक दफा भी उसके सामने आई हो। उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने भी सामने ना आने की कसम खा रखी थी। दारम को मौका भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए सारा हिसाब कल पर छोड़कर सोने के लिए लेट गया, क्योंकि आज वो बेहद ज्यादा थक गया था। रजमाला को कल से ही अजीब फील हो रहा था और इसी वजह से वो रात को सही नहीं सो पा रही थी और सुबह भी जल्दी उठ गई। ज़ारा जब कशमाला के रूम में उसे खड़ा करने के लिए आई तो उसे तैयार देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। काशूद सूरज कहाँ से निकला है? मतलब इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गई? ज़ारा ने हैरत से खुद को चुटकी काटते हुए कहा। कशमाला आगे से मुस्कुरा दी और उसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ चल दी, जहाँ रोज के अफंदी साहब इन दोनों का वेट कर रहे थे। दोनों ने हक किया और खाने के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। कशमाला और ज़ाला, बेटा मैं चाहता हूँ आप दोनों कल से मेरे साथ यूनी के बाद थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाया करो, क्योंकि कल को आप दोनों ने ही सब संभालना, इसलिए ताकि आप दोनों का एक्सपीरियंस हो जाए। फंदी साहब ने नरमी से दोनों को बोला। ठीक है पापा, जैसे आपको बेहतर लगी, कशमाला ने खाना खाते हुए जवाब, और ज़ारा ने इस्बात ने सर हिलाया। फंदी साहब ने मोहब्बत से अपने इर्द गिर्द बैठी दोनों का सर मोहब्बत से थपथपाया। दोनों खाने के उठी, बैग पकड़ा और गाड़ी स्टार्ट की और यूनी की तरफ गाड़ी भगा दी। कशमाला ध्यान से गाड़ी ड्राइव कर रही थी, जबकि ज़ारा से बात करते का साथ मोबाइल भी यूज़ कर रही थी। जब कशमाला की नज़र एक लड़का और लड़की पर पड़ी जो अपनी गाड़ी से बाहर खड़े परेशानी से खड़े हुए और किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कशमाला को पता था इस इलाके में सिग्नल ना होने के बराबर थे। न जाने किस जज्बे के तहत कशमाला ने गाड़ी बिल्कुल उनके पास रोकी। माहीन और हनी यूनी जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसको पेट्रोल चेक करने की भी जहमत नहीं की और बीच रास्ते में गाड़ी ने बस कर दी। हनी तब से कोशिश कर रही था कि ड्राइवर को कॉल करे, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं हो पा रही थी, जबकि माहीन का तो वैसे ही डर कर बुरा हाल था। वो फितरतन थोड़े कमजोर दिल की थी। जब पास ही एक ब्लैक मर्सिडीज कार रुकी। आप दोनों को कोई हेल्प चाहिए? कशमाला ने शीशा नीचे करके दोनों से पूछा। हाँ, दरअसल हम लोग यूं ही जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और हम यहाँ फंस गए। माहीन ने सामने एक गाड़ी में बैठी परियों जैसे हुस्न रखने वाली लड़की को देखकर फटाफट अपनी परेशानी बताई। आप दोनों मुझे एड्रेस बता दो, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि इस रास्ते पर ज्यादा देर खड़े रहना सही नहीं होगा। कशमाला के कहने पर माही ने हनैन की तरफ देखा तो उसने
भी कंधे उसकाकर इस बात में सर हिलाया। दोनों ने गाड़ी में बैठकर यूनी का नाम बताया तो ज़ारा और कशमाला दोनों को खुशगवार हैरत हुई क्योंकि सेम यूनी थी। पूछने पर पता चला कि सेम ही क्लास थी। आगे मेन रोड पर आते ही हनी ने कॉल करके ड्राइवर को बोल दिया कि गाड़ी को ले जाओ। आज चारों का यूनी में बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गुजरा था। हनी और माही ने भी आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनाई थी, लेकिन अब उन चारों का अच्छा खासा ग्रुप बन गया था। जबकि ज़ारा ने अपने आप को सारा दिन हनी की नज़रों महसूस किया, लेकिन शायद ये उसका शक भी हो सकता था। वो दोनों गेट पर खड़े थे। हनी ने घर कॉल की थी कि कोई आकर यूनी से पिक कर ले। ज़ारा पार्किंग में गाड़ी में बैठी थी क्योंकि कशमाला को लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवानी थी। काफ़ी देर बाद उन्हें हदीद गाड़ी से उतरता हुआ नजर आया। दोनों ही खुशगवार हैरत में डूबे क्योंकि उन दोनों ने सोचा भी नहीं था कि हदीद उन्हें पिक करने आएगा। दोनों ने नहीं सोचा था। हदीद ने उन दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा किया क्योंकि आगे काफ़ी रास्ता और खुद लापरवाही से पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसकी ये बेगानगी न जाने कितने दिलों को बेचैन कर रही थी। यार ये लड़का कितना हैंडसम है। कशमाला पार्किंग की तरफ जा रही थी जब तीन चार लड़कियों के मुंह से ये अल्फाज सुनते उसने चलते हुए पीछे मुड़कर देखा और उन लड़कियों को देखना चाहा। जब सामने से किसी से टक्कर हुई और कशमाला की 2 बुक्स नीचे गिर गई। इससे पहले ही सामने वाला उसकी तरफ मुतवज्जो होता कशमाला ने अपनी बुक्स उठाई और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हदीज जो अपने ही रूम में खड़ा था, कोई लड़की उससे टकरा दी। उससे टकराते ही दिल की धड़कनों ने मजीद शिद्दत पकड़ी। कुछ पल तो वो साकित होकर रह गया। उस समय नहीं आ रही थी आखिर कल से उसके साथ ये क्या हो रहा है। हदीज ने बेख्तियारी पीछे मुड़कर उसे देखना चाहा, लेकिन सिपाही सफेद आंचल के उसे कुछ नजर नहीं आया। इतने में हनी उसके सामने आई, चुटकी बजाई। कहाँ गुम हो गए हो भाई? हनी ने उससे की बेखबरी पर हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं, बैठो तुम दोनों। गाड़ी हदीज साथ झटकता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा। उनके बैठने पर वो उसने गाड़ी भगा दी। हनी कशमाला कितनी प्यारी है ना, मुझे तो उससे एक अजीब सी अट्रैक्शन फील हो गई। माही ने बैग से फोन निकालते उसकी राय मांगी, जिस पर न जाते हुए भी हदीद के कान खड़े हो गए। हाँ मुझे ही ऐसा लग रहा है। हनी ने भी उसकी ताकीद की और फिर पूरे रास्ते वो दोनों कशमाला और ज़ारा की बातें करती है। कशमाला यूनी से सीधा ज़ारा घर ड्रॉप किया और खुद ऑफिस के लिए निकल गई क्योंकि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए उसने उसे रेस्ट करने का बोला और खुद ऑफिस के लिए रवाना हो गई। वो ऑफिस में आई तो सभी लोगों ने एहतराम से खड़े होकर जवाब दिया, पापा कहाँ हैं? कशमाला ने अफंदी साहब की सेक्रेटरी से पूछा। मैम वो जेनेटिंग साइट पे गए हैं, उन्होंने आपका बोला था अगर आप आए तो कुछ खाने का पूछ रहे हैं। कशमाला अपने पापा की केयर पर मुस्कुरा दी और एक कॉफी का कप कहकर मीटिंग रूम में बैठकर वेट करने लगी। जब रूम का दरवाजा खुलकर एक खुश शक्ल नौजवान अंदर आया और सामने बैठी परिविश शक्ल की लड़की को देखकर ठटक कर रह गया। आंखों में एकदम से ही कबा से चमकने लगी। इस ऑफिस में तो वर्कर भी बेपनाह खूबसूरत हैं। हाय लिटिल फेस्ट गर्ल, अकेली क्यों बैठी हो? कहो तो कुछ कंपनी दे। जैसे ही उसने कशमाला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, कशमाला ने सुर्ख आंखों से उसका हाथ वही पकड़कर मोड़ा और एकदम से कड़क आवाज आई और फैजान की चीखें पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। शायद नहीं, यकीनन उसका हार्ट टूट चुका था। इतने में अफंदी साहब भी तेजी से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, लेकिन सामने की सिचुएशन ने सब समझा दिया। मिस्टर अफंदी, इससे कहीं कि मेरा हाथ छोड़े। फिजान ने चीखते हुए कहा तो अफंदी साहब ने उससे इशारा किया। मिस्टर अफंदी, मैं जब तक आप लोगों से डील साइन नहीं करूंगा, जब तक ये 2 टके की लड़की मेरे पाँव पकड़कर मुझसे माफी नहीं मांगेगी। इससे आगे वो बोल ही नहीं पाया जब अफंदी साहब को जोरदार तमाचा उसका मुंह बंद करवा गया। ये लड़की जिसके लिए आपने घटिया लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो अफंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालिक और मेरी बेटी है। इससे पहले कि दूसरा हाथ भी आपके चेहरे पर निशान छोड़े, खामोशी से यहाँ से दफा हो जाए, हमें कोई डील नहीं करनी। फैजान पहले तो शशद रह गया, लेकिन गुस्से से बदला लेने का सोचकर अपना टूटा हुआ हाथ लेकर निकल गया। कहा दोनों बाप बेटी ने उसके हालत को देखकर एक दूसरे के हाथ पर ताली मारकर कहा, कहका लगाया, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी जान। अफंदी साहब ने कशमाला गले लगाते हुए कहा। उन्हें पता था कि उन्हें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन वो नुकसान उनकी बेटी के सामने उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। दारा माही का वेट कर रहा था कि आज तो उसे उसका चांद नजर आ जाए, लेकिन अभी तक वो उसे तड़पाने का सोच रही थी। वो इन्हें सोचों में था जब सरदार यूसुफ के बाजुओं के हल्के में वो सामने से चली आ रही थी। दारम को लगा वक्त रुक गया। दारम ने आज उसकी बस तस्वीरें देखी थी जो हनी सेंड करता था, लेकिन असलियत में वो कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसके दिल की उठकर वो उसे भी अपने सीने से भेंच ले, लेकिन अपने जज्बात को काबू में रखकर वो वहीं बैठा रह गया, जबकि माही ने उसे एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। यही बात उसके दिल को ठेस पहुंचा रही थी, लेकिन जानता था गलती उसकी थी, इसीलिए कंट्रोल करके बैठा रहा। दारम और हदीद, तुम दोनों अपना सारा बिजनेस यहीं शिफ्ट करो और मेरे साथ ऑफिस जाया करो, क्योंकि अब मुझसे अकेले ये सारा बिजनेस यहीं से भाला जाता। पिछली दफा भी मैनेजर ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी। जावेद साहब के कहने पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया। दारम और हदीद के आने की खुशी में ऊपर से उन दोनों को अपने सभी बिजनेस पार्टनर से मिलाने की जावेद साहब ने एक पार्टी रखी थी। दारम को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन पार्टी का सुनकर हदीद का मूड ऑफ हो गया था। लेकिन जब उस सब ने इतना फोर्स किया तो उसे मानना पड़ा। दारम ने नोटिस किया था जैसे ही वो घर में आता ही गंधे के सर की सींग की तरह गायब हो जाती थी, लेकिन वो भी उसे टाइम दे रहे थे, वरना दारम शाह अपनी सारी चीजों से बेखबर रहने वालों में से नहीं था। फिर यहाँ तो बात उसके इश्क की थी। माही और हुनैन तो पार्टी का सुनकर बेहद खुश हुए थे और दोनों ने बैठकर सबसे पहले ज़ारा और कशमाला को कॉल की। कशमाला आने के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन इन तीनों ने मनाकर ही दम लिया। काशू बेटा, कल आपका कोई प्लान तो नहीं है? अफंदी साहब ने रात के खाने के वक्त कशमाला से पूछा। नहीं पापा, कशमाला ने खाते हुए जवाब दिया, जबकि वो हुनैन और माई की पार्टी को वैसे ही भूल गई थी। बेटा, कल मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी है। 1-2 साल पहले ये बिजनेस मीटिंग के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी, फिर अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई और अभी कुछ दिन पहले ही वो हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं।
क्योंकि वहाँ सब होंगे, इसीलिए आप मेरे साथ चलना ताकि आपको सबके बारे में पता चले। अगर ज़ारा बेटे की तबीयत कल तक ठीक हो जाती है तो उसे बता दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों का ही होना ज़रूरी है। अफंदी साहब ने पूरी डिटेल उसे बताते हुए, जिस पर कशमाला ने समझते हुए सर हिलाया।